केशवानंदा भारती, बहुत बढ़िया। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? आज हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा था सर टॉपिक वाइज रिवीजन, तो मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो कितना यूट्यूब पर ढूंढा तब आप मिले। ठीक है, तो टॉपिक वाइज रिवीजन में करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। फिर मोटिवेशन लूज ना करें, ना मेरा ना अपना। इसीलिए प्लीज क्लास को बेहतरीन तरीका से एक बार क्या किया करें, शेयर किया करें अधिक से अधिक साथियों को, जिससे कि क्लास आपको मिल सके। बहुत बढ़िया बेटा। देखो, सोवरेन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, फेडरल वर्ड का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया। सो द फेडरल वर्ड जो है आप कह सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में किया गया है। आर्टिकल 1 में किया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? भारत के यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? इसका आंसर होगा आर्टिकल 1 में किया गया है इसका प्रयोग। चलिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एक प्रकार से एलिमेंट की अगर आप बात करो, देखो प्यारे बच्चे इस बात को आप समझना, राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट। राज्य के 4 एलिमेंट है। नंबर 1 एलिमेंट क्या है? संप्रभुता। ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या है? जनसंख्या। मेरे भाई हाँ या ना? जनसंख्या। थर्ड एलिमेंट क्या है? भूभाग। क्या है भाई? भूभाग। और फोर्थ एलिमेंट क्या है? फोर्थ एलिमेंट है कि वहां पर क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। तो सारी एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता। जैसे आप कहते हैं कि सोवरेनिटी होना बहुत जरूरी है, तो संप्रभुता आप ये कह सकते हैं कि संप्रभुता सबसे जरूरी एलिमेंट है। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। चलिए, अगला प्रश्न बेटा आपके सामने है, उत्तर दीजिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तो कह रहा है इस समय इसकी सही स्थिति क्या थी, ये आपको बताना है कि उस समय सही स्थिति क्या थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार शेयर वेयर भी सही से किया करो, सही से। मेरे को फीवर है, किसी को फर्क नहीं जी, ठीक हो जाइए। आप दुआ मांगते हैं हम आपके लिए खुदा से, ठीक है? आप सही हो जाइए। लीजिए, और क्या चाहती हैं आप बताइए ना। चलिए, बहुत बढ़िया। बी बी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बी 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 बी। यार वॉचिंग बहुत कम जाने लगी है, प्लीज। क्या चाहते हो आप? जान लोगे क्या मेरी? नहीं ना? शेयर करो फास्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? भारत एक क्या है? लोकतंत्र गणराज्य है। देखो, डेमोक्रेटिक तो पहले भी था। तो आपसे पूछ रहे भारत क्या था, तो देखो आप भारत क्या था? भारत ये था। अरे हाँ या ना? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य आप देखोगे कहां देखने को मिल रहा है। तो बी करेक्ट आंसर है भाई। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं ना, उसमें भारत क्या था? तो भारत ये था। वर्तमान में भारत क्या है? वर्तमान में भारत ये है, ठीक है? अरे हाँ या ना? तो भाई ये आंसर क्या हुआ? बी हुआ ना? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति कब दर्शाता है? को कब दर्शाता है? भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को कब दर्शाता है? कब दर्शाता है का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार का मतलब हुआ भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को कब दर्शाता है। ये क्या मतलब है? को कब दर्शाता है भाई? संवैधानिक स्थिति क्या है भारत की? भारत एक गणतंत्र है, ये बताता है। भारतीय रिपब्लिक है, ये सारे शब्द बताते हैं। प्रस्तावना दर्शाती है भारतीय संवैधानिक स्थिति। भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति आपको प्रस्तावना बताती है किस प्रकार का हमारा कंट्री है, ये आपको दर्शाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में, 1975 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बेटा शेयर करो प्लीज ना, कमेंट से थोड़ा ना पता चलता है कि आपको फीवर है। अच्छा जी, ये बात है। अनुच्छेद 19 से जुड़े गए थे सर। अच्छा, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के सभी स्पीड से एक बार सेशन को शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो नोटिफाई नहीं किया एप्लीकेशन, मेरे पास नोटिफिकेशन आता नहीं है। गलत गलत भेजते हुए कुछ लोगों के पास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, नहीं आया। बहुत 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 बढ़िया। ड्रीम, ओके, ग्रेट ग्रेट। अखंडता, ग्रेट ग्रेट। आज तो यूपीएसआई का पेपर भी हो गया है,
अब तुम कहाँ हो, अब तुम्हारे सीक्वेंस कहाँ है? बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपसे पूछा है। देखो, बंधुत्व था, तो ये तो था पहले से ही। संप्रभु था, समानता था। भाई अखंडता को कब जोड़ा गया? अखंडता को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अगला वाला, संविधान में अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1976 में। आप समझ रहे हैं? भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु भारत की जनता है। आपसे पूछता है कि भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता भारत में क्या है बेटा? संप्रभु है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। आपके सामने ऑप्शंस है, क्या जोड़ा गया बेटा? बताएंगे आप, करेक्ट आंसर दीजिए। क्या जोड़ा गया? बहुत बढ़िया। क्या जोड़ा गया? बहुत सॉलिड बेटा। क्या जोड़ा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42 में अमेंडमेंट के द्वारा? बताइए सर। जब से आपकी पढ़ाई शुरू की है तब से पॉलिटी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा जी। बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 शब्द लिए गए फ्रांस से। स्वतंत्रता, ये सब भी आगे आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए गए हमारे फ्रांस की क्रांति से। चलिए बताइए कब जोड़ा गया? आप बताइए क्या क्या जोड़ा गया? बी। बहुत बढ़िया। देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भी बाद में जोड़ा गया। समाजवादी ये भी बाद में जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी करेक्ट आंसर होगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और थर्ड कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42 में के द्वारा। भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी अवधारणा पर निर्धारित है? देखो, भारत में जो समाजवाद है ना, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये किसकी अवधारणा पर स्थापित है? तो महात्मा गांधी ये बोलते थे कि भारत में समाजवाद आएगा, लेकिन भारत का जो समाजवाद होगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। आप इस बात को बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में जो समाजवाद है ये कहां से लिया गया है? तो देखो, भारत में जो समाजवाद लिया गया है वो सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ। लेकिन भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? ये किसने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है? प्यारे साथियों, ये तो कई सारे लोगों ने बोला कि संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। भारत एक कैसा गणराज्य है? भारत एक कैसा गणराज्य है? तो भाई लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत कैसा गणराज्य है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष एक ही बात है बेटा। अगर आप पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की बात करोगे तो उसमें थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। और वो क्या है? देखो, पंथनिरपेक्ष जो होता है ना, वो हमारा जो हिंदी में शब्द लिखा है वो पंथनिरपेक्ष लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है वो सेक्युलर लिखा है। महात्मा गांधी के अनुसार आप देखोगे तो दोनों शब्दों में टेक्निकल डिफरेंस है। महात्मा गांधी कहते थे कोई व्यक्ति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार देखोगे तो इंडिया एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष को मानते नहीं थे। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में सेक्युलर शब्द जो है दोनों के लिए अंग्रेजी में समान रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व करें सभी के सभी बच्चे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक रूप से आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है। आर्थिक न्याय, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आर्थिक न्याय का उपबंध कहां पर किया गया है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय आपको बताना है, इसे कहते हैं आप इकोनॉमिक जस्टिस। ये कहां पर आर्थिक न्याय का प्रोविजन किया गया है? देखो, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, नन ऑफ द एबव। इसमें लास्ट में ऑप्शन ये भी है। सर मेरा 21 यूपीएससी पेपर था, उसी पहले आपकी क्लास लीव, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। रोहित जी धन्यवाद एंड लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आपने एक क्लास ली, जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस ली उनके पूरे प्रश्न आए थे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को एक बार जोड़ के रखा करो, शेयर किया करो प्रॉपर तरीका से, बहुत बढ़िया। सिंगम शुक्ला जी टी, बहुत बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। शेयर करो भाई सेशन को एक बार, तब तो बच्चे जुड़ेंगे और ज्यादा। रोशन कुमार जी पी, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, डीपीएसपी और प्रियम्बल हमारी जो प्रस्तावना है, देखो प्रस्तावना में तो है, तो जहां जहां प्रस्तावना है वो सभी सही है। फंडामेंटल राइट में आर्थिक न्याय कहीं पर भी नहीं है, प्रस्तावना में और डीपीएसपी में आर्थिक न्याय है। अब आप पूछोगे प्रस्तावना में कहा, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, उसमें एक आर्थिक न्याय का प्रोविजन है, इकोनॉमिक जस्टिस ऑलरेडी मेंशन है। और डीपीएसपी की बात करोगे आप तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 साफ तौर पे कहता है कि आप जो ऐसे व्यक्ति हैं, राज्य लोक कल्याण के कार्य करेगा, स्टेट पब्लिक वेलफेयर को आगे बढ़ाएगा, जैसे मनरेगा है। तो मनरेगा आप जो देखते हो, मनरेगा एक प्रकार से आर्टिकल 38 में आपको आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात कर रहा है। डीपीएसपी में ये क्या है? मनरेगा है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका
करेक्ट और सही उत्तर होगा, ये आपको समझना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय देती है, 3 प्रकार का न्याय। हमारे यहाँ न्याय 3 प्रकार का है। सामाजिक न्याय है जिसको आप बोलते हैं सोशल जस्टिस, आप क्या नाम देते हैं? सोशल जस्टिस, अरे हाँ या ना। दूसरा है आपके यहाँ राजनीतिक न्याय जिसे आप बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, अरे हाँ या ना। और तीसरा है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जिसे आप बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे संविधान में न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? रूस के संविधान से हमारे संविधान में न्याय का सिद्धांत लिया गया है। आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो भारत के संविधान में न्याय का सिद्धांत रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने प्रकार के उद्देश्य हैं और आदर्शों की जो व्याख्या है वो संविधान के अंदर करी गई है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे मूल अधिकार, प्यारे बच्चों जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं और हमारे डीपीएसपी हैं, इनमें आप देखोगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में जितने वर्णित उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और जितने मेरे प्यारे बच्चे आइडियल्स हैं, उनकी व्याख्या संविधान में, हमारे संविधान में मूल अधिकार और डीपीएसपी का चैप्टर है वहां पर प्रॉपर तौर पर की गई है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़े ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है मेरे बच्चे? करेक्ट आंसर देंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मूल कर्तव्यों में नहीं, नहीं ड्यूटी में नहीं बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सभी के सभी शेयर करो यार क्लास को, बहुत कम बच्चा लाइव है, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय, ये कौन सा प्रश्न है? भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा शब्द, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये पूछ रहा है, प्रयुक्त नहीं हुआ है। आपको बताना है कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। 2 का किसका टेस्ट है? 2 तक तो आपको रेडी कर देंगे। देखो क्या शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? धर्मनिरपेक्ष हुआ है, संप्रभु हुआ है, सब हुआ है। उदारवादी शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर नहीं की होगी भैया। उदारवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं है। तो हम उदारवादी नहीं करते हैं, हम करते हैं सेक्युलर है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, उदारवादी नहीं है भैया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया? उद्देशिका का विचार। इससे कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका की लैंग्वेज, उद्देशिका का बेस, ये कहां से लिया गया? प्यारे बच्चे, संविधान की उद्देशिका में विचार, अगर आप थॉट की बात करोगे, थॉट, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, तो कहां से लिया गया है? ना तो इटली से, ना कनाडा से। देखो फ्रांस से संविधान सभा में 3 चीज ली है जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, दैट इज कॉल्ड बंधुत्व। ये 3 कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिनिटी। लेकिन द यूएसए का जो संविधान है ना, इस संविधान ने अपने प्रस्तावना का विचार लिया है। प्रस्तावना का जो थॉट लिया गया, विचार, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस पर और भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछता है कि प्रस्तावना में उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? अगर आप भाषा की बात करोगे तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। बात समझ में आ गई? बताइए हाँ या ना। आगे पूछ रहा है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? परिचय पत्र का मतलब है इंट्रोडक्शन। तो पालकीवाला ने, एन ए पालकीवाला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पालकीवाला, इस पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसका? अब देखो प्रस्तावना का आधार पूछ ले, बेस, तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, विचार। एक पूछता है प्रस्तावना का आधार क्या है, एक पूछता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में डिफरेंस है। प्यारे बच्चे, भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आधार है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू वाला, और विचार हमने लिया है मेरे प्यारे बच्चे अमेरिका से। अरे हाँ या ना। किसका कथन है कि संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधार से लाए तो संविधान उस पर रखी गई अट्टा लिखा है, उस पर रखी गई अट्टा लिखा है। एक प्रकार से आप देखोगे ये कथन ठाकुरदास भार्गव क्या है? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने स्टेटमेंट बोला था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। अगले वाले में चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है?
किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? देखो बेरूबारी अब 1960 में आया, आप सभी जानते हैं 1960 का बेरूबारी है, 1965 का सज्जन सिंह है, 1967 का गोलकनाथ है, 1973 का केशवानंदा भारती केस है। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज कर। अगर वो सर मेरा 30 को है, प्लीज आपने 12 से ही क्या लिखा है बच्चे ने? सर मेरा 30 को है, दिखाओ। आपने 12 से जो एनालाइज का अगर वो सारी तैयारी करूं तो 50% जीएस हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, और कल मैं एक मैराथन ला रहा हूँ संविधान दिवस पे, उसको पूरी को देख लियो, तेरे संविधान का पूरा कांड हो जाएगा, संविधान में कोई समस्या तुझे नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो किस केस में सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी बात में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूबारी केस में। सज्जन सिंह में इसने इसको सेम रिपीट किया। गोलकनाथ केस में इसने बोला कि प्रस्तावना इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और केशवानंदा भारती केस में इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसीलिए आपको इसको याद रखना होगा। उद्देश्यका में निहित यानी कि प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बात में किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंदा भारती। करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? केशवानंदा भारती। केस कब आया? 1973 में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? इस बात का मतलब होता है कि कोई कंट्री जो अपने इंटरनल मतलब अपने आंतरिक और अपने बाहरी, आंतरिक और होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है अपने बाहरी, आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले पाए, निर्णय स्वयं ले पाए, उसे आप क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड संपूर्ण प्रभुत्व इंटर। सर यूपीएसआई का एग्जाम खराब हो गया है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्या करूं अब? सिंघम शुक्ला भाई अब खराब हो गया, तू तैयारी कर पीसीएस को लेखपाल की। लेखपाल के लिए कौन सब्जेक्ट पर फोकस करें प्लीज बताओ। बताता हूं मेरे भाई, इस कमेंट के स्क्रीनशॉट कौन लेगा? लो ना स्क्रीनशॉट, इनकी फोटो मुझे भेजोगे अभी के अभी लो नीचे करके भेजा करो, और क्लास के स्क्रीनशॉट कि सर बच्चे लो जल्दी और भेजना ग्रुप में। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आप जो जो कमेंट भेजोगे एक बार मैं सबका ध्यान दूंगा। फोन में चला के स्क्रीनशॉट लिया करो, तो दिमाग यूज करो, अपने फोन में चलाया करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा। देखो संविधान की आत्मा कहलाते हैं, इसमें दो आंसर है। आपको पता है संविधान के दो भाग संविधान की आत्मा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो प्रेमबल को संविधान की आत्मा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ठाकुरदास भार्गव। ये तो मैं आपको बता चुका कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनके अनुसार आप देखोगे तो आर्टिकल 32 भी संविधान की आत्मा है। तो सी और डी दोनों यहां पर करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सर उनका क्लास सर बेटा एप्लीकेशन पे होता है। किसने राजनीतिक पत्री जन्म पत्री कहा? कह रहा है किसने राजनीतिक जन्म पत्री कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था ना। बहुत ज्यादा प्रश्न की बार पूछा जाता है। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनका पूरा नाम है के एम मुंशी। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था के एम मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार में प्रलेखों में सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। इस बात का मतलब है कि हमारी जो प्रेम्बल है ना, प्रस्तावना, प्रेम्बल हमारी सर्वोच्च है, ये संपूर्ण है, तो प्रस्तावना को सर्वोच्च माना जाता है। स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा। चलिए, ये प्रस्तावना भारतीयों के लिए किसका प्रतीक है? पूछा जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो भारतीयों के लिए किस बात का प्रतीक है? आप सभी बताएंगे कि प्रस्तावना यूपीएसआई के बाद यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है आपको। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कोई टफ नहीं है। मैं आपको साथ में लेकर चलूंगा। अभी यूपीएससी का एक बैच मैं प्लान कर रहा हूं बहुत जल्दी, फाउंडेशन बैच, जो कि प्री भी होगा, उसमें मेंस भी होगा। प्री कम मेंस की आंसर राइटिंग, सी सेट प्लस होगा उसके अंदर क्यूपी, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम। एक बैच है जो कि आपको 6 तारीख को उसकी सूचना मिलेगी। 6 और 7 तारीख को उसके एडमिशन एनरोल्ड होंगे सस्ते रेट पर, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट के अकॉर्डिंग उस बैच का जो टोटल कंटेंट है वो 20 से 22 हजार का है, बट वो बहुत सस्ते में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर करना एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। अब इस बार मैंने सी सेट भी दिया है, मेंस की आंसर राइटिंग भी दी है और क्यूपी भी साथ में दिया है, क्यूईपी, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम। तीनों चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो आप प्रिपेयर रहो और जीएस की तैयारी अभी से करो।
इसके लिए जीएस का प्राइम सब्सक्रिप्शन लॉन्च हो गया है, उसकी फीस कम हो रही है काफी ज्यादा, तो उसका सेल्स मेला चलेगा। आपको बता दूंगा कि हमारे यहाँ 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मूवी शिक्षा महोत्सव है। मेरे बच्चे का एक प्रकार से मेरा जो बच्चा है उसका एक फंक्शन है, तो उसके उपलक्ष्य में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में मैं सारे बैचेस की फीस पर अप टू 80%, 90%, 100%, 50% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। पर यूपीएससी का बैच इसके बाद लॉन्च होगा। 6 से लेकर 7 तारीख के बीच में यूपीएससी का सेल्स स्टार्ट होगा, यूपीएससी बैच का, और ये चलता ही रहेगा। इसकी बहुत कम कीमत होगी, तो आप पहले से प्लान करके खुद को रखो। बहुत बढ़िया, आपकी साथ चाहिए सर बस। संविधान की आधारभूत इकाई प्रेमबल, अनुच्छेद 32। सर मैंने अभी तक 2 बार यूपीपीएस की एग्जाम दिया है। कोई नहीं, अभी प्रिपेयर करो। मेरा यूपीएसआई का एग्जाम 2 दिसंबर को है। नाउ प्रिपेयर, यू विल गेट इट। एक्चुअली बताएंगे प्रस्तावना भारतीयों के लिए किसका प्रतीक है। प्रस्तावना भारतीयों के लिए जो प्रतीक है वो किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक है कि यार भारतीयों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये बताता है कि भारतीयों ने क्या दृढ़ संकल्प किया, भारतीयों के क्या उद्देश्य थे, इस बात का प्रतीक है। बाबा साहब संविधान ने उपचारों के अधिकारों के अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा बाबा साहब ने। ये प्रश्न भी आपके सामने पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेमबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याणकारी शब्द ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी संख्या आ गई है। आप क्लास में ऑन द स्पॉट आया करें। देखो प्रस्तावना में क्या है, SSDR है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक बात अच्छे से आपको याद रखनी है कि जो पहला शब्द है ना वो है आपका संप्रभु। पहला शब्द क्या है आपका? संप्रभु। और दूसरा है आपका समाजवादी, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना। और तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष। तो भैया भगवान से पहले पैसा आता है, उसके बाद डॉक्टर में तो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक में तो गणराज्य है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद रखना है बेटा, घबराना है नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसके माध्यम से जोड़े गए थे 3 शब्द। पहला है हैशटैग, पहला है पंथ निरपेक्ष। इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे समाजवादी, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। भारत में राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रभुत्व संपन्न कौन है? भारत में पॉलिटिकल जो पावर है ना उसका किसके अंदर नियत है? तो ये नियत है भारत की जनता के अंदर। देखो इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पावर ड्राइव होती है वो कहां से ड्राइव होती है? भाई भारत की जनता से। पीपल ऑफ इंडिया क्या करता है? वोट करता है, और वोट करने से ही हमारे एमपी बनते हैं। और कौन बनते हैं? एमएलए। इनके पास सत्ता होती है, लेकिन निकली कहां से? आम आदमी से, भारत की जनता से, मुझसे, आपसे। 6 बार आ चुका है हमें ये क्वेश्चन जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार, क्योंकि प्रेमबल ये ना आज, इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये लास्ट प्रश्न है जो प्रेमबल से बन सकते हैं। तो आज का प्रेमबल का ही टॉपिक है, तो प्रेमबल पूरी समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? मौलिक अधिकार कभी नहीं करते, संविधान की प्रस्तावना करती है। इसीलिए आप इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जो बेस था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? इसके उद्देश्य है। भाई प्रस्तावना आपको बताती है कि आप भारत को ऐसा देश बनाओगे जिससे भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? देखो भारत में संसदीय, आपसे पूछा जाता है भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसे आप बोलते हैं पार्लियामेंट्री। कैसी है? पार्लियामेंट्री। भारत में पार्लियामेंट्री प्रणाली है। प्रस्तावना के महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर किसमें कहा था? केशवानंदा भारती केस में। केशवानंद भारती का जो केस है 1973 का, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। दैट इज वेरी मच क्लियर। मेरा यूपीएसआई का एग्जाम 2 दिसंबर को है, उसके बाद पॉलिटी और भी ज्यादा डीपली पढ़नी है सर आपसे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत बढ़िया। ब्रिटेन से ली गई है? नहीं बेटा, ब्रिटेन से क्या ली? हाँ, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। बिल्कुल करेक्ट बच्चे, ठीक है। चलिए अगले वाले बढ़िए। भारत के संविधान की प्रस्तावना निर्माताओं ने का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? आपको कहां पर दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है? तो सीधी बात है प्रस्तावना में। इसका मत कहां दिखता है? प्रस्तावना में। कल से मैं काम करूंगा कि मैं कुछ प्रश्नों को
टॉपिक कल से मिक्स करेंगे। आज सिंगल टॉपिक है प्रस्तावना, तो सारे प्रश्न आपको प्रस्तावना पे नजर आ रहे हैं, लेकिन कल से थोड़ी चीजें आपको अलग देखने को मिलेंगी। भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत देखो एक SSDR कंट्री है, ये प्रकृति बताता है। आप जब पढ़ते हो ना कि भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप पढ़ते हो ना कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भारत की प्रकृति है, ये भारत का नेचर है। अगला वाला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में वर्णित है। आप जानते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो भारत का उल्लेख जो है इंडिया, एक तो इसके दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, इसके दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, सिर्फ दो नामों का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें और कोई नाम होगा, नहीं, इसमें सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत। कमेंट दिखा भी ऊपर, कमेंट किया इंडिया दैट इज भारत। सर दिन से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं? सर कई दिन से पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, कुछ बताइए सर प्लीज। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यूपीएससी का पेपर देने के बाद आप चिंतित हैं, मैं बताऊंगा इसके लिए आप क्या कर सकते हो। चलिए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में निम्नलिखित में से किस बात में स्वीकार किया गया, तो प्रस्तावना को देखो A.K. गोपालन के मामले में नहीं माना, केशवानंदा भारती, गोलकनाथ और मिनर्वा मिस। आपको पता है मिनर्वा मिस का केस 1980 का है, गोलकनाथ का 1967 का है, केशवानंदा भारती का 1973 का है, और प्रस्तावना को 1973 में इसी केस में अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। गोलकनाथ के केस में प्रस्तावना को महत्वपूर्ण माना था, कहा कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको अंग के रूप में स्वीकार किया था केशवानंदा भारती के बाद में। आप सभी जानते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है क्या? अगर पूछ ले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात कहां पर लिखी है, तो देखो यहां पर लिखी है, प्रस्तावना में लिखी है, प्लस 25 से 28 के मौलिक अधिकार में लिखी है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी, समानता इक्वलिटी, और बंधुत्व का मतलब है फर्टर्निटी। ये विचार हमारी प्रस्तावना में कहां से लिए? तो प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उससे इन प्रश्नों को कभी कभी पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति से शब्दों को लिया गया, ये इससे 3 शब्दों को लिया गया था। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, इस प्रकार के। जय हो बाबा, ठीक है, धन्यवाद भाई। के फैन, क्या बात है, के फैन, के वैसे मेरा नाम गांव में मुझसे के कहते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। के फैन, गुड, आई लाइक इट मेरे भाई, तेरा नाम मुझे पसंद आया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग के भी कहते हैं, के सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंस्क्रीन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था करी गई है, आप सभी बता। हाँ, 2 बातें पता चलती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2 बातें पता चलती हैं। क्या बात है, के रोज, तुम भी के रोज हो, बहुत बढ़िया। एक सोच रहा हूं मैं करण सर की आर्मी बनाऊं, करंस आर्मी, ठीक है, एक चैनल बनाता हूं करंस आर्मी, ठीक है, एक चैनल बनाया मैंने करंस क्लब, आप जाकर सब्सक्राइब करो करंस आर्मी, इससे पता चले कि भाई करण आर्मी, मस्त लगेगा ना। क्या नाम रखे, करंस आर्मी या के आर्मी? बहुत सारी चीजों के मुझे शौक थे, उन्हें पूरा करेंगे। बताया मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, तो 3 प्रकार का न्याय है। देखो, सामाजिक न्याय मैं आपको बता चुका, सामाजिक, राजनीतिक और प्यारे बच्चे आर्थिक, 3 प्रकार का न्याय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन फ्रॉम रूस, रूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, के आर्मी सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 बार। 1 बार कब हुआ है? 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। चलिए, संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय है, व्यवस्था की गई है, वो कौन से न्याय है? तो मैंने आपको बताया अभी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले वाले में चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबंध में कौन सा क्रम सही है? ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना के संबंध में कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है? आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा कमेंट सही है। ओके मेरे प्यारे भाई, कविता ध्यान रखते हैं, कौन सा क्रम सही है? ठंडा पानी, कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? बहुत बढ़िया, कौन सा क्रम सही है? कमेंट करके सभी के सभी बताएं
कौन सा क्रम मेरे प्यारे बच्चों सही है? कल मैं कोशिश करूंगा, जैसे प्रश्न इसमें काफी सारे रिपीटेड हुए, काफी सारे फॉल्स है प्रश्न में, रिपीटेड है एक प्रकार से, प्रमल छोटा टॉपिक है लेकिन आपका टॉपिक कवर हो गया। प्रस्तावना से इतनी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बाहर किसी प्रकार का प्रश्न आपके में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बात करूंगा आपसे, घबराना मत, हम बात करेंगे क्या करें। देखो, डेमोक्रेटिक, पॉपुलिस्ट, सेक्युलर, गलत, बुड़बक। सोवरिन, सोवरिन, सोशलिस्ट, पॉपुलिस्ट है, बुड़बक, ठीक है। सोवरिन पावर, पॉपुलिस्ट, सेक्युलर, अबे भैया इसमें तो हर जगह यही दे रखा है, यू सही है भाई। देखो, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पॉपुलिस्ट, डेमोक्रेसी। अब यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, रिपब्लिक नहीं है, सोवरिन, सोवरिन तो चलो सब जगह सही है, पहला वाला तो कंप्लीटली गलत है, पहला वाला। सोवरिन पावर है, सोशलिस्ट है, अबे भैया पॉपुलिस्ट नहीं है ना, काई बोला तो बे, सोवरिन है, पॉपुलिस्ट है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, बुड़बक। इसमें जो हो सकता है वो डी हो सकता है सिर्फ। इसमें देखो ये भी प्रश्न बहुत अलग है, इंडिया सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के बाद सेक्युलर है, और पॉपुलिस्ट को कहते हैं डेमोक्रेटिक। एक प्रकार से डेमोक्रेटिक शब्द को बोलते हैं पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी, जनता की प्रिय डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी। तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी। गलत नहीं है दिनेश कुमार जी, गलत नहीं है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ना कहिए। पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे कहते हैं जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र का मतलब है पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बात एक ही है, बिल्कुल प्रश्न सही है, बहुत घुमा के आपके सामने पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा मेरे बच्चे, डी होगा, डी होगा। स्पेशल फोर्सेस बाय करेंट सर, बात करेंगे अभी।